हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो साइंस है, चैप्टर 11 वर्क पावर एंड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साइंस में जो फिजिक्स में आपका चैप्टर 9, 10, 11, 12 ये चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में जो है न्यूमेरिकल है, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से बनाना है। तो फिलहाल हम लोग ये लास्ट चैप्टर 11 करेंगे, वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग हर चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे। चैप्टर 10 में जो ग्रेविटेशन मैंने बताया, ग्रेविटेशन में जितना भी न्यूमेरिकल मैंने नहीं बताया है वो सब न्यूमेरिकल मैं अगला वीडियो दूंगा। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी का जो न्यूमेरिकल है वो मैं अगले वीडियो दूंगा। और सबसे पहले इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें पहले केमिस्ट्री का जो रिएक्शन पार्ट छूट गया है, रिएक्शन पार्ट मैंने बोला था अगले पार्ट में मैं दूंगा, तो केमिस्ट्री का रिएक्शन पार्ट अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा। और साथ ही साथ उसमें हम लोग मोल का कन्वर्जन सीखेंगे कि कितने मोल में कितना ग्राम, कैसे हम लोग चेंजेस करेंगे, कैसे वो न्यूमेरिकल को बनाएंगे मोल पे। तो सबसे पहला इसके बाद का वीडियो जो आएगा वो मोल पे आएगा कि मोल को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एटम ये सब मॉलिक्यूल्स ये सब को कैसे हम लोग चेंज करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्क पावर एनर्जी है ये क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 9 क्लास में आप जो भी कुछ पढ़ते हो इसको आगे जाके जब भी कोई भी स्टूडेंट साइंस लेता है वहाँ पे ये टॉपिक आपको पढ़ना है बहुत डिटेल से 11th 12th में। तो वर्क पावर एनर्जी, तो आप लोग सभी कोई वर्क पावर एनर्जी पहले भी पढ़ चुके हो, नाम सुने हुए हो। तो इसमें हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फिर उसी पर डिपेंडेंट कुछ एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी जानेंगे, एनर्जी कितने टाइप्स का होता है, उसका यूजेस क्या है, ये सारा चीज़ आज के वीडियो हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्क पावर एनर्जी। तो सबसे पहला जो है वो है वर्क। तो ये जो वर्क है, हम लोग अगर अपने बोलचाल के भाषा में कहें अगर, तो वर्क क्या होता है? वर्क कुछ नहीं, एक काम है, हंसना, खेलना, दौड़ना, भागना, जो भी कुछ है, स्लीपिंग, राइटिंग, ईटिंग, ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ वर्क हम लोग बोलते हैं कि हाँ वर्क कर रहे हैं। ये हम लोग लैंग्वेज अपने आम भाषा में, फिर रीडिंग, राइटिंग, फिर जॉब, स्लीपिंग, ये सब का सब क्या है? एक वर्क है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहें तो ये वर्क नहीं हुआ। फिजिक्स के लैंग्वेज में मैं शॉर्ट में अगर बता दूं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में दो चीज़ चाहिए। कभी भी हम अगर कहें कि वो वर्क डन है, वर्क डन होने के लिए दो चीज़ चाहिए। एक, उसमें फोर्स लगा हुआ होना चाहिए, और दूसरा, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट, या एस के जगह पे डी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस होना चाहिए। एस या डी दोनों को एक चीज़ लिखेंगे, एफ इंटू डी या एफ इंटू एस दोनों को एक चीज़। अब डी ही लिख के चलो, एफ इंटू डी। डी मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो वर्क डन के लिए फोर्स भी जरूरी है और डिस्टेंस भी, दोनों। अगर हम कहते हैं कि कोई एक आदमी क्या कर रहा है, एक पत्थर को उठा करके खड़ा है, ठीक है। एक आदमी क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पे ये आदमी है, एक मिनट रुको, सपोज करो कि ये बड़ा सा पत्थर है, इसको मैंने उठाया है और उठा करके मैं सिर्फ खड़ा हूँ, यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, बस मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो वेट तो मैंने उठाया है, इस पर फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या मैं कुछ डिस्टेंस जा रहा हूँ क्या? नहीं। ये ऑब्जेक्ट कहीं डिस्टेंस, कहीं अपना प्लेस चेंज कर रहा है? नहीं, प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, मैंने पहले बताया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो कुछ भी, जो फोर्स 5 न्यूटन या जो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? जीरो, जिसके कारण पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स कि कोई भी वर्क डन होने के लिए हमको फोर्स और डिस्टेंस दोनों रिक्वायरमेंट है। जो भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क तभी कंप्लीट होगा जब उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के कारण कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसमें होना चाहिए। अगर उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, तभी हम उसको कहेंगे कि वो वर्क डन है। अगर वो उसी जगह पर है और चाहे वो कितनों भी हाई लेवल का लोड ले, वेट उठाए, तब उसको हम वर्क डन नहीं बोलेंगे, जब तक वो अपने प्लेस से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मूव करेगा और कुछ उठाएगा नहीं तो हम उसको वर्क डन बोल देंगे, नहीं। तो फोर्स भी होना चाहिए, कुछ फोर्स उठाना चाहिए और कुछ डिस्टेंस चलना है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है।
इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो आए बात समझ में कि वर्क डन हम लोग किसको बोलते हैं, वर्क डन क्या है, यानी वर्क वर्क क्या है। तो वर्क का हम लोग डिफिनेशन अगर देखना चाहे तो फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है कि मोर देन समथिंग दैट रिक्वायर्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जो फिजिकल और मेंटल एफर्ट से थोड़ा ज़्यादा का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग वर्क कहते हैं। वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके कारण है, फोर्स के कारण आता है, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं, उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे देखो। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। वर्क जो है ये एक प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है किसका किसका, फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट जितना दूर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना दूर उसको लेके जाया जा रहा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसका अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें कि ये जो फोर्स है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप यहीं से निकाल सकते हो कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर। तो न्यूटन मीटर, वर्क डन का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। लेकिन इसके बारे में जूल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया, इसीलिए उनके सम्मान में ये चीज़ क्या किया गया, जूल बोला जाता है कि वर्क डन को क्या चीज़ में हम मेजर करते हैं, तो जूल में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, जूल। तो याद रखोगे इतना का वैल्यू जो न्यूटन मीटर इसका एसआई यूनिट होता है, इसके बदले क्या बोला जा रहा, जूल। दैट मीन्स कि एक जूल जो होगा, 1 जूल होगा, वो किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ये बात याद रखोगे, 1 जूल का वैल्यू 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। कभी अगर क्वेश्चन आता है कि 1 जूल इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप वहां पे लिखोगे 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 जूल वर्क डन है, ये वर्क डन का वो क्वांटिटी है जिस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और उसके कारण 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। नहीं समझे, मेरा बात समझो। ये फोर्स में कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, और डिस्टेंस में कितना हुआ, 1 मीटर। तो यहाँ सिर्फ मीटर लिख रहे हैं, एक तो यहाँ पहले से है। आया बात समझ में। तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल का। तो 1 जूल का वर्क डन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस पर वर्क डन कितना होगा, 1 जूल का। आया बात समझ में कि 1 जूल एनर्जी कब, या 1 जूल का वर्क डन कब होगा, तो ये तभी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस दूर जाए। ठीक है, ये मिनिमम है, ये ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 1 ही मीटर जाएगा, नहीं, हो सके 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200, 500, कुछ भी चला जाए, लेकिन मिनिमम 1 मीटर तो जाना चाहिए। ये मिनिमम लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशन। तो डिफरेंशन 2-3 तरीके से। तो देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपको मार्क्स कैसे मिलता है, सबसे पहला उसको डिफाइन करो कि डिफिनेशन क्या है। ठीक है, दूसरा जो डिफिनेशन आप दिए हो उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है। तीसरा उसका एसआई यूनिट लिखो, जो भी आप फॉर्मूला लिखो उसका एसआई यूनिट लिखो, एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, और चौथा बात वो वेक्टर है या स्केलर है, ये बात आप बता दो। तो इस तरह से ये 4-5 पॉइंट हो गया और इसमें फिर आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप फिगर बना देते हो तो और बहुत बढ़िया बात है, फिगर बना के लिखो। और जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें मेंशन करो कि वो फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है W इक्वल टू F इंटू डी, तो यहाँ मेंशन करो कि वेयर W इक्वल टू वर्क डन, F इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, और D इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये 3 चीज मेंशन करोगे, इस तरह से आपका पेज भी भरेगा और मार्क्स भी, देखने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ जान रहा है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये सब चीज़ नहीं छोड़ोगे, ये सब चीज़ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जनरली हम लोग वर्क डन के बारे में जान लिए कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन में क्या क्या होना जरूरी है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, कैसे, कब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये वर्क डन हुआ है, कब बोलेंगे वर्क डन नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन 0 कैसे होता है, ये हम लोग समझ गए कि अगर वो डिस्टेंस जाएगा ही नहीं, अगर खड़ा रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, वर्क देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हम लोग ये समझेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्क जो है, वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो किधर हो रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। आया बात समझ में? देखो हम इसको क्या कर रहे हैं कि अगर इसको इधर खींच रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको आगे खींच रहे हैं और गाड़ी पीछे की तरफ जा रहा है, आ रहा बात समझ में? अगर गाड़ी को हम इधर खींच रहे हैं, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव। लेकिन अगर जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव। बस ये सिंपल सा है, आपको समझना है कि अगर कभी भी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और जो हमारा फोर्स होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन उसको बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा फोर्स जिधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट उसके उल्टा रिवर्स में जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। और हाँ एक और बात कि एक चीज़ याद रखोगे कि ये दोनों का दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में, साथ साथ डायरेक्शन में होता है। और एक और बात कि ये जो हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखे, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे, एक और बात याद रखोगे यहाँ पे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपको पता है कि ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। लेकिन सॉरी प्रोडक्ट नहीं, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट करने से ये क्या आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, आया बात समझ में? फोर्स हमारा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा, ये स्केलर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि स्केलर और वेक्टर में एक चीज डिफरेंस समझोगे कि स्केलर क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है। ठीक है, जब फंडामेंटल क्वांटिटी, दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को मिक्स करेंगे जो बनेगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन जो सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होगा उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। तो फोर्स, फोर्स एक सिंगल से बना है, ये किसी चीज़ से मिलके नहीं बना है, तो ये वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये सिंगल से बना है इसलिए ये वेक्टर हो गया। लेकिन दो वेक्टर को मिलाए हैं तब जाके वर्क डन बन रहा है, तो ये हमारा स्केलर हो गया। आया बात समझ में? स्केलर कब होगा, वेक्टर कब होगा? तो चलो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। तो सिंपल से एक लाइन में समझोगे कि अगर फोर्स हमारा मोशन के डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही अगर मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर फोर्स जो होगा मोशन का अपोज करेगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वहां पे नेगेटिव वर्क डन होगा। और जीरो कब होगा, जब भी फोर्स हमारा 90 डिग्री के साथ मोशन करेगा। 90 डिग्री के साथ मोशन करेगा फोर्स, यानी 90 डिग्री यानी वर्टिकल अपवर्ड, यानी ऊपर सीधा खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं मूव करेगा, तो वहां पे नो वर्क डन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि वर्क डन क्या है और ये सब चीज़ क्या, उसका डिफिनेशन क्या है, फिर उसमें क्या क्या लिखना है आपको, उसमें एग्जांपल्स क्या क्या देना है। तो ये सारा चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सब चीज़ हम लोग समझ गए। अगर एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, वर्क डन का ही एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक सर्कल है, अब हम यहाँ पे सेंटर में एक लड़का खड़ा है, क्या किया आपने, हाथ में स्ट्रिंग लेकर, स्ट्रिंग में एक स्टोन बांध देता है, पत्थर हम लोग रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाते हैं ना, तो इस तरह का गोल गोल बनता है। ये एक स्फीयर, एक सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल में जो मोशन हो रहा है, ये मोशन क्या है, कैसा एनर्जी वर्क डन है, कितना वर्क डन है, इसमें वर्क डन हो रहा है क्या? देखो जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पे आके खत्म कर दे रहा है, तो इस पर वर्क डन हमेशा जीरो होता है। याद रखोगे कि सर्कल में जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी क्या है। तो सिंपल सा एक डिफिनेशन है कि एनर्जी क्या है, इट इज द एबिलिटी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी है। किसका एबिलिटी है, टू डू वर्क, कोई भी काम करने का जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस एबिलिटी से हम कोई भी वर्क कर पाते हैं उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप कि एनर्जी आपको क्लियर होगा कि एनर्जी का डिफिनेशन क्या है। ये सिंपल सा एक लैंग्वेज है कि एनर्जी इज दी एबिलिटी, एक एबिलिटी है क्या करने के लिए, टू डू वर्क, काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमको जो एबिलिटी है वो हमारा एनर्जी कहलाता है। ये तो पहला हो गया डिफिनेशन, आप इसका डिफिनेशन जान गए। दूसरा, एनर्जी जो है, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। एनर्जी जो है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है
वो जूल होता है, जूल होता है, ठीक है। और एनर्जी भी एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। एनर्जी क्लियर हुआ। एनर्जी क्या है, एनर्जी का टाइप्स बहुत सारा है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, फिर यहाँ पे देखो रेडिएंट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारा बहुत सारा एनर्जी है। ये सब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, क्लास 4-5 में बहुत सारा ये सब एनर्जी के बारे में हम लोग जानते थे कि कितना टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, तो ये सब एनर्जी पढ़ते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अब हम लोग को मेनली 2 टाइप का एनर्जी पढ़ना है, जो कि वो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को समझोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला देंगे, ठीक है, तब जाके बनता है मैकेनिकल एनर्जी। तो इस बात को समझोगे, मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनता है, जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिला देंगे तब जाके हमारा मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाने से ही, योग से ही, ऐड से ही मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं एक एक करके काइनेटिक एनर्जी और इस सब के बारे में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, और इसमें एक ही चीज़ समझना है। तो यहाँ समझोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले समझो यहाँ पे। तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हिंदी वाले जो बहुत से समझ जाएंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको तो नाम से ही पहचान जाएंगे। लेकिन ऐसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जिस ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो भी एनर्जी आता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आया बात समझ में। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के कारण उसमें अगर कोई भी वर्क करने का एनर्जी आता है, वर्क करने का क्या बोलते हैं, पावर आता है, पावर नहीं, वर्क करने का उसके पास कैपेसिटी आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो उम्मीद है काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि वो क्या कर सकता है कि मोशन के कारण उसमें जो भी एनर्जी आएगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराइजेज फ्रॉम द नेट वर्क डन ऑन इट। तो उस पर काम करने पर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इस बात को याद रखोगे। और चूंकि एक एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट पता है क्या होता है, एनर्जी का जूल हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करोगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता। सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यू टू मोशन। तो मोशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी। जैसे मेटियोर्स जो है काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है, उसमें अचानक फायर लग जाता है, तो मोशन के कारण उसमें देखो एनर्जी आ जाता है और एनर्जी से वो फायर लग जाता है, उसमें आग लग जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये वॉकिंग, ये गर्ल वॉक कर रही है, चल रही है, चलने के कारण देखो हम लोग जब लंबा जर्नी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जब लंबा दूरी जब जाते हैं पैदल, तो हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगता है, पसीना आने लगता है, तो वो जो एनर्जी आता है वो एनर्जी वॉकिंग के कारण आ रहा है, मोशन के कारण आ रहा है। उसके बाद देखोगे कि ये फॉलिंग, गिरने पर भी हमको बहुत ज़्यादा चोट आता है और हमारे बॉडी में एनर्जी का महसूस होता है, तो ये भी हमारा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। फिर बॉल हम कस के फेंकते हैं, तो ये जो बॉल मूव कर रहा है ये मोशन के कारण इसमें एनर्जी आ रहा है। एरोप्लेन, इसमें मोशन के कारण एनर्जी आ रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट आपको अगर मूव करते हुए दिख रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब समझो कि यहाँ पे जैसे और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल अगर हम लोग ले, और भी एग्जांपल, तो एग्जांपल हम लोग क्या रख सकते हैं कि जैसे हम लोग गन से जो बुलेट निकलता है ना, तो बुलेट जो मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर हम बॉव से, यानी जिसको धनुष बोलते हैं, तीर धनुष, बॉव से जब एरो छोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह का बॉव होता है, इस तरह से तीर, ठीक है, तो जब हम ये एरो छोड़ते हैं, जब एरो बाहर निकल जाता है, मूव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी में है, ठीक है। उसके बाद जो भी हैमर को कस के हैमरिंग करते हैं तो वो भी काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई भी जैसे रेन ऊपर से गिरता है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है। जो एयर ब्लो कर रहा है, एयर जो ब्लो होता है उसको भी, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन,
या फिर ऊपर से नीचे जो हिल स्टेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो माउंटेन से जो वाटर गिर रहा है, वो सब भी क्या होता है कि उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये सारे चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि डायनेमो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डायनेमो जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं कि अगर पहाड़ी से कोई भी माउंटेन से अगर वाटर गिर रहा है, ठीक है, वाटर गिर रहा है, तो उस वाटर में जो भी एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो डायनेमो का यूज़ करते हैं। सिंपल सा यह समझ सकते हो कि जो डायनेमो यूज़ करते हैं, डायनेमो जो भी यूज़ करते हैं उससे जो एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी हम करंट जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके उस पानी बहते हुए पानी में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके डायनेमो अपना काम करता है, जनरेट करता है। अब आगे देखोगे, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान गए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद देयर ओन मोशन। खुद के मोशन के द्वारा वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद अगला है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे, 12mv², ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। देखो न्यूमेरिकल जो भी आप लोग सीखना चाहते हो, तो जो भी थ्योरी है, थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला ही सिर्फ यूज़ होता है। तो जो भी न्यूमेरिकल में जिसको दिक्कत होता है, बस इस वीडियो के बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल बनाएंगे। और मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री में पहले मोल्स जो हैं उसके न्यूमेरिकल में बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट आएंगे चैप्टर 10 में, जो कि ग्रेविटेशन है, उसमें जो भी न्यूमेरिकल है उसका मैं बनाऊँगा। उसके बाद फिर ये चैप्टर 11 जो वर्क पावर एनर्जी है उसका भी मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा। तो अगले 3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी था, उसका उल्टा पोटेंशियल एनर्जी। समझोगे यहाँ बात को। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी था कि मोशन के कारण जो भी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रहा था, एनर्जी आ रहा था, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी उसका उल्टा। किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस रेस्ट में होने के कारण उसमें जो भी एनर्जी उसमें संचित होगा, जो भी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब्ड होगा, पहले से उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। अपने पोजीशन के रूप में कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो दिया हुआ है, हैवी बॉल ऑफ डिमोलिशन मशीन इज स्टोरिंग एनर्जी व्हेन इट इज़ हेल्ड एट एन एलिवेटेड पोजीशन। जब ज़्यादा ऊपर पोजीशन रखते हैं उसको, तो उसमें ये एनर्जी क्या बोलते हैं? स्टोर हो जाता है, ठीक है। हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, गतिज ऊर्जा उसको बोलते हैं अगर किसी वस्तु में गति के कारण जो भी एनर्जी आता है, जो भी ऊर्जा आता है उसको गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा उसके स्थिति के कारण जो भी उसमें एनर्जी ऊर्जा आता है उसको स्थितिज ऊर्जा। तो देखोगे स्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं। अब देखो जो एग्जाम्पल मैंने काइनेटिक एनर्जी में दिया है, मैं वापस उसी एग्जाम्पल में आ रहा हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, वो एग्जाम्पल को पहले मैं ले रहा हूँ। जैसे गन से मैंने बोला था कि जो बुलेट निकल रहा है, बुलेट जो मूव कर रहा है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन बुलेट तो बाद में निकल रहा है ना, पहले तो गन के अंदर बुलेट है। तो जब तक गन के अंदर बुलेट है, स्टोर है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। आया बात समझ में? उसी तरह से बाव है, जो धनुष तीर है, ठीक है, ये देखो बाव, ठीक है। तो जब तक ये अभी देखो खींच के रखा हुआ है, खींच के अभी खड़ा है ये लड़का, इसको अभी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही ये तीर को छोड़ देगा, ये मोशन में आ जाएगा, तब ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आया बात समझ में? और यही तो इसमें पहले से था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और ये जब छोड़ता है तो काइनेटिक एनर्जी आता है। यानी इसके अंदर दोनों है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और मैंने पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला करके क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो ये लड़का मैकेनिकल काम कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी वाला, ठीक है। उसी तरह से ये बैटरी में केमिकल पहले से स्टोर है ना, अब इसी का बैटरी का यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी का फॉर्म है। लाइट के फॉर्म में आ जाता है केमिकल। तो इसमें भी जो स्टोर एनर्जी है वो क्या है? वो
पोटेंशियल एनर्जी है। डायनामाइट में जो एनर्जी पहले से प्रोड्यूस है, जो जलने के बाद ब्लास्ट होता है, जो एनर्जी बाहर निकलता है, पहले अभी वो स्टोर है, यानी वो क्या बोलते हैं कि काइनेटिक फॉर्म में बाद में आता है, पहले वो पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से रेज्ड ऑब्जेक्ट को हम उठा के रखे, जैसे हैमर, मैंने बताया कि हैमरिंग करना, तो हैमरिंग तो हम बाद में करेंगे ना, पहले हम हैमर उठाएंगे। तो हैमर जब उठा करके अपने हाथ में जब तक रख रहे हैं, रेज करके रखे हुए हैं, दैट मीन्स उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही उसको नीचे हैमर मार देंगे किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है पहले से, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो मोशन में आ जाता है, मोशन के द्वारा कोई भी वर्क करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस। तो चलो, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में एक एनर्जी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसे कहा जाता है कि जो भी वर्क डन होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ का जो सिस्टम है उसमें जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा है, देखो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ इट्स वर्टिकल पोजीशन और हाइट। तो उसके वर्टिकल पोजीशन या हाइट के कारण जो भी रिजल्ट आ रहा, जो भी एनर्जी उसमें स्टोर करके रखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे मान लो यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग पर से एक बॉल जो है हम नीचे छोड़ रहे हैं, तो जब तक ये बॉल को हम हाथ में पकड़ के रखे हुए हैं तब तक ये स्टोर है, इसमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है। तो तब तक ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है ये रेस्ट के कारण है ना, तो रेस्ट के कारण इसमें एनर्जी स्टोर है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी तो बोलेंगे। लेकिन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बाद में नीचे गिरने वाला है ना, तो नीचे इसमें कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी इसको नीचे टानेगा। तो दैट मीन्स कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले से इसमें स्टोर है। जैसे इस बॉल को नीचे छोड़ देंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और ये फिर नीचे मूव करने लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जिसको भी अगर पढ़ना होगा, ये वीडियो रोक करके आप इसको पूरे अच्छे से पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सब में वही मीनिंग निकलेगा जो मैंने आपको बताया है। चलो, उसके बाद अब आता है बात कि जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। जी, स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। दोनों में कंफ्यूज नहीं करोगे, मैंने पिछले वीडियो में, ग्रेविटेशन के वीडियो में मैंने बता दिया है कि स्मॉल ए और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो प्रोड्यूस होता है, उसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। लेकिन किसी भी ग्रेविटी यानी अर्थ के कारण उसमें जो भी एक्सेलरेशन आएगा, उसको स्मॉल जी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम इंटू जी इंटू एच। तो इस चीज़ को ध्यान दोगे। चलो, अब हमारा जो एक इसको छोड़ दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना है कि मैंने तो डिफरेंस बहुत सारा बता दिया कि डिफरेंस क्या है, फिर भी एक बार इसमें डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखोगे यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो कि हम अपने हाथ से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं इस तरह, ठीक है। अगर हम एक बॉल को इस तरह ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पे बॉल गया, तो जब तक ये ऊपर जा रहा है, जब तक ये ऊपर जा रहा है, तब तक इसमें कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन एक समय आएगा जहाँ पर ये रुक जाएगा और रुक करके वापस नीचे आने लगेगा। तो जो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो उस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वापस जब नीचे आने लगेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरह से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इस तरह का डिफरेंसेस आता है। तो आपको ये समझना है कि कब काइनेटिक एनर्जी आएगा और कब जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा है कि जो हमारे पास कोक होता है या कोल होता है, कोयला, ठीक है। कोयला को जब हम, या लकड़ी को, जब जो भी उसको हम लोग जब बर्न करते हैं, जब हम जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें केमिकल पहले से रहता है,
केमिकल पहले रहता है ना उसमें, कोल में केमिकल, तो क्या है कि वो पहले से रुका हुआ है, एक जगह रखा हुआ है। तो जो चीज़ रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। उसमें पहले से पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद देखोगे, और उसको जब हम बर्न करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, लाइट में। लाइट देता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जलता है तो कभी साउंड भी आता है, तो साउंड एनर्जी भी आता है। उसी तरह से जो हमारे घर में लैंप है यानी लालटेन जिसको बोलते हैं उसको जब हम जलाते हैं तो कैसे जलता है, उसमें ऑयल रहता है ना, किरोसिन रहता है। तो किरोसिन में पहले से एनर्जी स्टोर होता है, बात समझ में आया, पहले से एनर्जी स्टोर रहता है। उसके बाद जब हम उसको जलाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। उसी तरह से जो टॉर्च है, टॉर्च में क्या रहता है, सेल रहता है ना, बैटरी रहता है। तो बैटरी के अंदर केमिकल्स रहते हैं, केमिकल एनर्जी रहता है। और जब हम टॉर्च जलाते हैं तो वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस टॉर्च को क्या करता है, जलाता है, जो कि वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। उसी तरह से जो हम घर में दिवाली के समय में जो क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जो जलाते हैं, उसमें कौन सा रहता है, केमिकल एनर्जी पहले से स्टोर रहता है। अब उसमें कुछ हीट रहता है, उसमें क्या रहता है, जब उसको हम बर्न करते हैं उसमें से लाइट भी निकलता है, साउंड भी निकलता है, हीट भी निकलता है, ये सारा चीज़ निकलता है। तो ये सब एनर्जी किस में बदल जाता है, वो सब का सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इसमें डिफरेंसेस जो है काइनेटिक एनर्जी और ये जो भी डिफरेंसेस हैं आप इसको क्लियर समझ सकते हो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना भी कंजर्वेशन वाला लॉ होगा उसमें सब में एक ही थ्योरी होता है कि इसको ना ही बनाया जा सकता, इसको ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। सिंपल, सबका ही है। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि हम लोग एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसका फॉर्म को बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो देखोगे जो चेंजेस है उसको हम लोग जानेंगे कि क्या चेंजेस हम लोग करते हैं। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। इसमें सिंपल सा बस हम लोग को यही जानना है कि जो एनर्जी है वो कभी भी ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख लिए थे कि कैसे हम लोग एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ देखोगे जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि दैट एनर्जी इज़ नेवर गेन और लॉस, एनर्जी को ना ही हम गेन कर सकते हैं नहीं लॉस कर सकते हैं, इट जस्ट चेंज फॉर्म, इसके फॉर्म को हम लोग चेंजेस कर सकते हैं बस। जैसे यहाँ पे देखो ये कैसे हम लोग चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, तो ये केमिकल एनर्जी को हम लोग कभी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, यही केमिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यही फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एक ही एनर्जी को दूसरे एनर्जी में सिर्फ हम लोग कन्वर्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं और कुछ नहीं। इसका ऐसा कोई भी नहीं है कि उसको हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को ना ही क्रिएट और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही हमारा जो है आज का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो बहुत इजी टॉपिक है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा इसमें थ्योरी आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, बस, और कुछ भी इसमें नहीं आता है, आपको और कुछ भी इसमें नहीं जानना है। हाँ, न्यूमेरिकल जो आएगा न्यूमेरिकल मैं बताऊँगा, न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पावर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, पावर। तो हम लोग इसके पहले वर्क और एनर्जी देख लिए, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग जान गए। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है पावर। तो सिंपल सा है, पावर क्या है कि पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और द रेट एट विच वर्क इज डन। यानी पावर क्या है कि पावर कुछ रेट पर जो एनर्जी आता है, जो रिलीज होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। देखिए यहाँ पे, तो पर यूनिट टाइम में जो भी वर्क डन होगा वो हमारा पावर कहलाएगा। यानी जिस रेट से जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला P = W/T, याद रखोगे। तो W/T ये हो गया पावर। तो W क्या है, वर्क डन, वर्क का एनर्जी क्या होता है, जूल, और ये क्या हो, टाइम का सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या हो गया, ये पावर का SI यूनिट हो गया।
ठीक है। लेकिन पावर का ऐसा यूनिट जो है वो होता है वॉट। क्यों वॉट क्यों होता है? क्योंकि वॉट जो साइंटिस्ट, उनका नाम है वॉट, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम पर इसको ऐसा यूनिट वॉट रख दिया गया। लेकिन जनरली इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, याद रखोगे, ठीक है, जूल पर सेकेंड। अब है कि जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी है और पावर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि एनर्जी क्या है और पावर क्या है। इन दोनों को मैंने बताया था कि एनर्जी क्या है, ये एबिलिटी है। एबिलिटी किसका? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, एनर्जी, एबिलिटी, वर्क करने का जो एबिलिटी है उसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पावर क्या है? ये भी एक एनर्जी ही है, लेकिन पर यूनिट टाइम पर, पर यूनिट टाइम पर। तो पर यूनिट टाइम पर जितना एनर्जी रिलीज होगा वो पावर कहलाएगा, लेकिन कुछ वर्क करने में जो भी एबिलिटी लगेगा उसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी एक हमारा एबिलिटी है, काम करने का एबिलिटी, वर्क डन का एबिलिटी। पावर क्या है? ये यूनिट टाइम में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो पावर है। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। और क्या डिफरेंस है कि जो ऊर्जा हम लोग एनर्जी जो हम लोग बोल रहे हैं, हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, जो एनर्जी है, एनर्जी कभी भी, ठीक है, एनर्जी जो है, एक बार मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, जो एनर्जी है वो कभी भी हमारे जो टाइम है, जो भी हम टाइम ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एनर्जी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइम, ठीक है। लेकिन पावर इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम। पावर टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो पावर कम होगा, और टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है? W/T। टी यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी जितना ज़्यादा होगा पी का वैल्यू उतना कम होगा, पावर कम होगा। टी जितना कम होगा उतना पावर ज़्यादा होगा। तो पी टी पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। यानी पावर का डिपेंडेंट है टाइम पे, लेकिन एनर्जी का कोई भी डिपेंडेंट टाइम पे नहीं है। एनर्जी का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, ठीक है, और पावर का जो ऐसा यूनिट है वो है वॉट। तो ये है डिफरेंसेस इन दोनों में, एनर्जी और पावर। ये तीन डिफरेंसेस मैंने बता दिया कि एनर्जी क्या है, एबिलिटी है वर्क डन का, लेकिन पावर क्या है, ये हमारा रेट है, एनर्जी का, एनर्जी रिलीज का रेट है पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है। पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस हमारा ये था कि जो एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो हमारा पावर है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। पावर जितना ज़्यादा, टाइम जितना ज़्यादा होगा पावर उतना कम होगा, और टाइम जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। और लास्ट डिफरेंसेस कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, जबकि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। अगला है हमारा कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? तो कमर्शियल यूनिट जाने से पहले मैं एक यूनिट आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि जो है पावर का ऐसा यूनिट जो होता है, पावर का ऐसा यूनिट वॉट, तो वॉट कैसे आया? इसका फॉर्मूला होता है W/T, यानी वर्क डन बाई टाइम, यानी वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या बोला गया? वॉट। वॉट बोला गया ना, यानी पावर कितना होगा? 1 वॉट। तो 1 वॉट का पावर कब आएगा? जब हम 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जब 1 जूल का वर्क डन होगा, याद रखोगे, 1 सेकेंड में जब 1 जूल का वर्क डन होगा तो उसको 1 वॉट पावर बोलेंगे। तो 1 वॉट पावर का भी पूछा जाए क्या होता है, तो 1 वॉट पावर जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या रिलीज़ करेगा, उसको हम लोग 1 वॉट पावर बोलेंगे। आए बात समझ में? ये तो 1 वॉट समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यही रहे 1 किलो वॉट, तो 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट। बात समझ में आए? और वॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? मैंने पहले बताया था कि ये वॉट तो साइंटिस्ट के नाम पर है, इसका असली यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड। 1000 जूल पर सेकेंड। तो ये बहुत मान लो इससे ज़्यादा अमाउंट बढ़ते गया तो क्या करेंगे? इसका यूनिट बढ़ाएंगे। जैसे मान लो कि किसी भी का भी लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में, फिर थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको मीटर में, उससे ज़्यादा होता है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो इस तरह से इसमें पावर में भी अगर थोड़ा मोड़ा रहा तो उसको वॉट में मेज़र करेंगे, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो उसको 1 HP में। अब ये 1 HP क्या होता है? HP यानी हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 HP इक्वल टू क्या होता है? 746 वॉट, यानी 746 वॉट, 746 वॉट जो है 1 HP के इक्वल होता है। तो 1 हॉर्स पावर, अगर पूछा जाए कि 1 HP क्या है, तो ये भी एक यूनिट है किसके लिए? तो पावर को मेज़र करने के लिए, ठीक है।
चलो अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यानी डोमेस्टिक जो हम लोग बोलते हैं, डोमेस्टिक यूज़ क्या है एनर्जी का। तो सिंपल है, एनर्जी का जो डोमेस्टिक यूज़ है वो क्या होता है। तो घर में हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि क्या, एक यूनिट एनर्जी, जो बिजली बिल आता है ना, 1 यूनिट एनर्जी, ये नहीं होगा, 1 यूनिट एनर्जी। तो 1 यूनिट एनर्जी क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो 1 यूनिट एनर्जी बोलते हैं 1 किलो वाट आवर को। अब ये 1 किलो वाट आवर क्या है, तो हम लोग इससे पहले 1 किलो वाट पढ़े। 1 किलो वाट क्या होता है, 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, ये पढ़े। इसका मतलब ये हो गया। और आवर, आवर यानी 1 आवर। अब 1 आवर है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 1 आवर को। 1 आवर में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये हमारा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 6 या 36 इंटू ये 30250, 10 का पावर 5, तो 36 इंटू 10 का पावर 5। और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि किसी भी एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाएगा। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ये हो गया हमारा 1 किलो वाट आवर में। एक यूनिट का वैल्यू इतना होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल। तो याद करोगे 1 यूनिट पावर में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इस चीज़ को याद रखोगे। 1 यूनिट की जगह 1 किलो वाट आवर भी रहता है, तो इसका वैल्यू भी यही होगा। तो ये हमारा मेन, तो जो भी हम लोग आज फॉर्मूला पढ़े, जो भी मेन इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं, उन सबको आप याद रखोगे, ताकि अगला बार से जो भी वीडियो मैं लाऊं उसमें आपको समझ में आए, न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। न्यूमेरिकल अगर आपको सीखना है तो जो भी चैप्टर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, पहले उसको वीडियो देखने से पहले उस चैप्टर का जितना फार्मूला है सिर्फ फार्मूला याद कर लेना। उसके बाद से देखना एक एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, फिर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको फार्मूला याद रखना है, उसके बाद आप मेरा वीडियो देखो न्यूमेरिकल का, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल के साथ।